बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटोसिस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है मियोसिस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मियोसिस है क्या। मियोसिस में हम देखेंगे ना, इसमें क्या हो जाते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। मतलब जो डॉटर सेल होंगे ना, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ होंगे, वो रिड्यूस फॉर्म में होंगे एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। लेकिन जो हमने मेटोसिस के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे क्या थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल और पेरेंट सेल दोनों के अंदर इक्वल फॉर्म में थे। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। Meiosis is the special type of cell division in which number of chromosome in daughter cell is reduced to half as compared to the parent cell। ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं टू हाफ में एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल। ये क्या है, हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि ये जो मियोसिस का प्रोसेस है एक्चुअली में ये कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी अकरेंस क्या है। ये जो मियोसिस का प्रोसेस है, इट टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली एज वेल इट टेक प्लेस इन जर्म सेल एंड बॉडी सेल। ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, ये एक्चुअली में ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है और जर्म सेल या बॉडी सेल के अंदर होता है। लेकिन जब हमने मेटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था ये जो मेटोसिस का प्रोसेस ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल के अंदर होता है। लेकिन जो मियोसिस का सेल है ना, ये जस्ट डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है। अगर हम एनिमल्स और प्लांट के हवाले से देखें तो कि ये जो मियोसिस का प्रोसेस है, ये एनिमल्स और प्लांट में किस तरह से होता है। जो एनिमल्स है ना, जब एनिमल्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है ना, तब मियोसिस का प्रोसेस होता है। और इसी तरह से जो प्लांट है ना, उसके अंदर जब स्पोर प्रोड्यूस होता है या स्पोर की प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है ना, तब मियोसिस का प्रोसेस होता है। इन एनिमल्स इट अकर एट टाइम ऑफ द गैमीट्स फॉर्मेशन, व्हाइल इन द प्लांट इट अकर व्हेन द स्पोर आर प्रोड्यूस। जो एनिमल्स है ना, ये मियोसिस का प्रोसेस तब होगा जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, जबकि जो एनिमल्स हैं ना, सॉरी जो प्लांट्स हैं ना, उसके अंदर तब ये मियोसिस का प्रोसेस होगा जब स्पोर की प्रोडक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मियोसिस का प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट के दौरान मतलब इसके मियोसिस का प्रोसेस कब होता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब हम देखते हैं कि ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ना, इसकी दो डिवीज़न है, एक मियोसिस 1 है, दूसरा मियोसिस 2 है। जो मियोसिस 2 है ना, ये जैसे कि हमने मेटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना, मियोसिस 2 का प्रोसेस वैसा कि वैसा है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल चेंज है। अगर हम मियोसिस 1 का प्रोसेस देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन इन विच होमोलोगस पेयर सेपरेट एंड डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हैप्लॉयड। देखिए ना, यहाँ पे जो मियोसिस का प्रोसेस है ना, यहाँ पे होमोलोगस पेयर फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमने मेटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना, उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो मियोसिस है ना, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब मियोसिस 1 होती है ना, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं हैप्लॉयड फॉर्म में। फिर इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है स्टेजेस के अंदर, जैसे कि प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टीलोफेज 1 है। ये इसकी इन सब डिविजन्स हैं, ये सब स्टेजेस हैं, ये सब क्लासेस हैं किसकी, मियोसिस 1 की हैं। अब हम देखते हैं कि जो मियोसिस 2 है ना, इसके क्या प्रोसेस है। मियोसिस 2 मैंने पहले भी आपको कहा कि जो मियोसिस 2 है ना, ये बिल्कुल मेटोसिस की तरह है। इट इज़ जस्ट लाइक द मेटोसिस वेयर द क्रोमोसोमल्स रेप्लिकेट्स सेपरेट एंड देयर इज़ नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। इसके अंदर क्या होता है, जो मेटोसिस है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेट्स हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। इसको फर्दर सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रोफेज 1 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है और टीलोफेज 2 है। और आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रोफेज है ना, मतलब जो मियोसिस 1 है ना, इसकी हमने सब डिवीजन जो की थी, उसके हम प्रोफेज को 1 को अब स्टार्ट करते हैं। जो प्रोफेज 1 है ना, ये एक्चुअली में ये प्रोलॉन्ग फेज़ है, और ये जो मेटोसिस का प्रोफेज है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ना इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, वो होमोलोगस पेयर की फॉर्म में होते हैं। दिस इज़ द वेरी लॉन्ग prolonged phase and differ from the prophase of mitosis because in this the phase chromosome behave as the homologous pair। ये क्या फेज़ है, एक तो प्रोलॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है, लेंथी फेज़ है,
और दूसरा ये मेटोसिस के प्रोफेस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि इसके अंदर जो होमोलोगस फेज़ है ना, सॉरी जो क्रोमोसोम फेज़ है ना, बिहेव करता है एज अ होमोलोगस पेयर की फॉर्म में। ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 2 क्रोमेटिक ऑफ ईच टाइप। जितने भी मतलब हर डिप्लॉयड सेल के पास क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब हर जो जितने भी पेरेंट्स होंगे ना, उन हर मेंबर के पास क्या होंगे, अब एक मतलब जो डिप्लॉयड सेल होंगे उसके पास ना 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन होती है। अब हम देखते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्चुअल में है क्या, दे सिमिलर, मतलब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये सिमिलर तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बट नॉट द नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके पास जो क्रोमोसोम है वो आइडेंटिकल हों। द इंटरफेस ऑफ म्योसिस लाइक दियर G2 फेज़। अब देखिए ना, ये जो प्रोफेज़ 1 है ना, इसके अंदर क्या हो गया, जो G2 फेज़ है ना, स्टेज है ना, ये इसके अंदर एब्सेंट होती है। अब देखें जो G2 स्टेज है ना, ये हमने लेक्चर 1 में भी इनको पढ़ा था कि G2 स्टेज है, G0 फेज़ है, S फेज़ है, ये सारी स्टेजेस हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। अब G2 स्टेज क्या थी, उसके अंदर हमने कहा था जी जो G2 स्टेज है ना, ये मतलब मेटोसिस से पहले का प्रोसेस होता है, मतलब मेटोसिस से पहले G2 स्टेज अकर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ये क्या होती है, G2 स्टेज होती है। और दूसरा इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि मैक्रोट्यूब्यूल्स हो गया या स्पाइनल फाइबर हो गया, इनकी फॉर्मेशन होती है G2 स्टेज के अंदर। अब मेयोटिक अपरेटस क्या होते हैं, मेयोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन होती है प्रोफेज 1 के अंदर, और अर्ली इन द मेयोसिस 2 पेयर ऑफ द कंट्रोल दिए सेपरेट एंड मिग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस क्रिएटेड बाय पोलैरिटी। अब देखिए ना, इसके अंदर जो 2 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो सेपरेट होंगे और मिग्रेट करेंगे अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ना उसकी अपोजिट साइड की तरफ मिग्रेट करेंगे और बाइपोलैरिटी की फॉर्मेशन होगी। प्रोफेज 1 वेरी लेंथी एंड डिवर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेट्स। अब देखिए ना, ये जो प्रोफेज 1 है ना, ये एक लेंथी फेज है, इसलिए इसको ना फर्दर सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन से। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या होता है, लेप्टोटीन में ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो विजिबल होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं और थिक होते हैं, और ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेप्टोटीन में विजिबल होते हैं। दूसरा ये है कि ना, जो लेप्टोटीन की स्टेज होगी ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होगा ना, वो इंक्रीज होगा, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे, लेकिन ये जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो मतलब वो क्लोजर नहीं होंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और ये था हमारे पास लेप्टोटीन में हमने ये कहा कि जो क्रोमोसोम होंगे वो विजिबल होंगे, क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं और शॉर्ट और थिक फॉर्म में होते हैं। दूसरा ये कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होता है लेप्टोटीन की स्टेज में, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना, वो रिकॉग्नाइज फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो क्लोजर नहीं होंगे। सेकेंड हमारे पास स्टेज है ज़ैगोटीन। जो ज़ैगोटीन है इसके अंदर क्या होगा कि मतलब क्रोमोसोम तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है कि वो विजिबल ही थे, और इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है ना उसकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग कहाँ पे होगी, एक स्टेज होती है, एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के स्टेज के या सिनॉप्सिस के मकाम पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग अकर होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेयरिंग है ना, ये स्लाइटली स्पेसिफिक होती है और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होती है, लेकिन ये मतलब इसके अंदर जो मतलब ज़ैगोटीन का प्रोसेस है ना, ये मतलब कोई डेफिनेट इसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि मतलब कहाँ से ये स्टार्ट होगा, लेकिन इसके जो पॉइंट होगा ना, जहाँ से ये स्टार्ट होगा ना, वो मतलब सिनॉप्सिस, मतलब सिनॉप्सिस उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे ये ज़ैगोटीन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब होगा एक पॉइंट से ही स्टार्ट, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होगी कि ये कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होगा इस प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, ज़ैगोटीन कहते हैं। The pairing of homologous chromosomes called the synopsis start during this sub-phase. This pairing is the highly specific and exact point-to-point, but no definite starting point. Each the pair but not fused complex structure is known as the bivalent या having two chromosome. अब देखें ना, जो ईच पेयर है ना, ये फ्यूज फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है। उसको क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, या 2 क्रोमोसोम कौन, या ये बाइवेलेंट के फॉर्म में होंगे या टेट्राड की फॉर्म में होंगे। टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिक या 4 क्रोमोसोम की
फॉर्म में होंगे और जो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज़ैगोटीन कहते हैं। ज़ैगोटीन के अंदर जस्ट इसकी पेयरिंग हुई है, मतलब आगे नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है ना, इसके अंदर क्या होगी, जो पेयरिंग का प्रोसेस ज़ैगोटीन के अंदर हो रहा था, यहाँ पे आगे जी इसकी पेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो मोर एंड मोर थिक हो जाते हैं और इसके अंदर जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है ना, वो थिक मोर एंड मोर थिक फॉर्म में होंगे। और ईच बाईवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिक, और हर बाईवेलेंट के पास क्या होंगे? 4 क्रोमेटिक मौजूद होंगे और विच वार्प अराउंड ईच अदर, वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? वो वार्प फॉर्म में होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होंगे। नॉन सिस्टर, अब देखिए ना, इसके अंदर ना स्टेज के अंदर एक ना क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं? जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिक होते हैं ना, उसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के सेगमेंट को। ये कहाँ पे एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट को? मतलब एक मकाम होता है जिसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। ये क्याज़मेटा के मकाम के ऊपर एक दूसरे के सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे। इस तमाम प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे के सेगमेंट को एक्सचेंज करना, क्रॉस कराना, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? आफ्टर द कंडेंसेशन द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड बिगन टू सेपरेट। अब देखें हमारे पास क्या था? जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस फॉर्म में थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। अब देखते हैं कि ना, जो डिप्लोटीन है इसके अंदर मतलब जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया है, अब इसके अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये क्या होते हैं? मतलब ये रिमेन होते हैं यूनाइट बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटर एक्सचेंज। अब देखें ना, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये कहाँ पे यूनाइट फॉर्म में होंगे? एक मतलब पहले भी मैंने आपको कहा है, एक ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना, ये एक दूसरे से यूनाइट फॉर्म में होते हैं, मतलब एक मकाम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, यूनाइट फॉर्म में होते हैं, उसको कहते हैं क्याज़मेटा। मतलब एक क्याज़मेटा एक ऐसा मकाम है जहाँ पे क्रोमोसोम यूनाइट फॉर्म में होते हैं। ईच बाईवेलेंट हैज़ एटलीस्ट 1 क्याज़मेटा, मतलब हर बाईवेलेंट के पास ना एटलीस्ट एक क्याज़मेटा मौजूद होगा। अदरवाइज द क्रोमेटिक आर सेपरेट, अगर किसी भी बाईवेलेंट के पास या किसी भी क्रोमोसोम के पास ना क्याज़मेटा की स्टेज नहीं है, क्याज़मेटा का मतलब एक जो पॉइंट है ना, अगर उसके पास वो मौजूद नहीं है, जो क्रोमेटिक होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास स्टेज वो है डायाकिनेसिस। अभी डायाकिनेसिस के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑलमोस्ट रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अब जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का प्रोसेस है ना, वो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। फिर क्या होगा? एट द सेम टाइम द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड ड्यूरिंग द डिप्लोटीन इज कंप्लीटेड बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट। अब देखें ना, इसके अंदर क्या होगा? एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन है, वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी और एक पॉइंट के ऊपर आकर यूनाइट होगा। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था क्याज़मेटा। अब यहाँ पे ना जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना, वो सेपरेट हो जाएंगे और एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर यूनाइट होंगे। और जो न्यूक्लियाई होगा ना, न्यूक्लियाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। ये था हमारे पास डायाकिनेसिस का प्रोसेस। इसमें हमने कहा जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का प्रोसेस है ना, वो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जाके पहुँचेगा और जो क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो सेपरेट हो जाएंगे और एक ही पॉइंट के ऊपर आके यूनाइट होंगे। उस पॉइंट का हमने कहा था क्याज़मेटा। और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है ना, वो क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाए। ये थे हमारे पास कुछ प्रोफेज की सब डिवीजन या सब फेजेस थे जो हमने इसको स्टडी किया है। फर्स्ट पे हमने कहा है लिप्टोटीन, फिर ज़ैगोटीन था, फेस्टीन, और फिर हमने कहा है डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस का प्रोसेस है। अब हमने देखते हैं कि प्रोफेज 1 के बाद अब हमारे पास है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। मतलब जैसे ही ये मतलब मेटाफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, इसकी बिगिनिंग में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होगी। वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होंगे। जो स्पेंडल फाइबर है ना, इसकी
इसकी फॉर्मेशन होती है स्पेंडल फाइबर की, और किनेटिक फाइबर फ्रॉम ईच द पोल अटैच टू द किनेटिक ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अंदर जो किनेटिक फाइबर होंगे वो अटैच होंगे किनेटिक ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। और बाईवेलेंट आर अरेंज एट द इक्वेटर, और जो बाईवेलेंट है ना वो एक पॉइंट पे आके अटैच होते हैं, मतलब एक सेंटर वाले पॉइंट पे आके बाईवेलेंट अरेंज होते हैं, और हर क्रोमोसोम ना एक पोल के ऊपर जाके अटैच होगा। द सिस्टर क्रोमेटिक ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज द बाईवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट बिकॉज दे रिमेन अटैच ड्यूरिंग द मियोसिस 1। अब देखिए ना यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिक होंगे ना ऑफ द इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाईवेलेंट फॉर्म में वो बिहेव करते हैं यूनिट की फॉर्म में, और अटैच रहते हैं, मतलब वो अटैच रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होते। मतलब मियोसिस के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिक हैं वो यूनाइट फॉर्म में होते हैं और वो सेपरेट नहीं होते, इसलिए वो अटैच फॉर्म में होते हैं मियोसिस 1 के दौरान। अब हम देखते हैं कि जो एनाफेज है ना उसके अंदर क्या होता है। इस फेज़ के अंदर जो किनेटिक और फाइबर थे ना, वहाँ पे हमने कहा कि मेटाफेज के अंदर किनेटिक और फाइबर की फॉर्मेशन होती है, मतलब किनेटिक जो स्पेंडल फाइबर है उनकी फॉर्मेशन होती है, और जो किनेटिक और है ना किनेटिक और जो मतलब जो किनेटिक और फाइबर्स है ना ये अटैच होते हैं किनेटिक और क्रोमोसोम के साथ, और फिर ये बाईवेलेंट अरेंज होते हैं इक्वेटर के ऊपर, और फिर हर क्रोमोसोम के पास एक अपना एक पोल होगा। अब हमने कहा है कि जो एनाफेज है ना इसके अंदर क्या हो जाए, जो किनेटिक और की फॉर्मेशन होगी ना ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो स्पेंडल फाइबर हैं या पोल्स फाइबर हैं वो एलोंगेट हो जाएंगे और वो एक्सल्ट करेंगे फोर्स को किनेटिक और फाइबर के ऊपर, ताकि वो शॉर्ट हो जाए, ताकि वो मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाए, ताकि वो शॉर्टेज स्टेज के अंदर आ जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ईच हैविंग टू क्रोमेटिक स्टार्ट टू मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। अब देखिए जैसे ही इसके ऊपर ना किनेटिक और फाइबर के ऊपर जब फोर्स एक्सल्ट होगी ना ये क्या करेंगे, ये मतलब एक टुवर्ड द पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे, मतलब पोल की तरफ ये मूव होना शुरू हो जाएंगे। इट मे बी नोटेड एट हेयर दैट इन द कॉन्ट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ मेटोसिस सिस्टर क्रोमेटिक आर नॉट सेपरेट। अब देखिए ना इसके अंदर क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिक वो तो सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन जो किनेटिक और फाइबर्स हैं ना वो क्या हो जाएंगे, पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन फेज बिकॉज ईच पोल्स रिसीव द हाफ वन सेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखिए ना हमने कहा कि ना इसके अंदर जो एनाफेज है ना, सॉरी जो एनाफेज है, हाँ जी जो एनाफेज है ना इसके अंदर जो होंगे ना, जो क्रोमेटिक सिस्टर क्रोमेटिक होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि ना इसके अंदर जो मतलब सिस्टर जो मतलब डॉटर सेल होंगे ना वो मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमने जो मेटोसिस का प्रोसेस था ना उसके अंदर हमने कहा था जो मेटोसिस है, जो डॉटर सेल है ना उस वो क्या होंगे, और जो डॉटर और पेरेंट सेल है ना उनके अंदर इक्वल फॉर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना जितने मतलब ईच पोल के पास क्या होंगे, ये क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, या जो डॉटर सेल है ना उनके पास क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे। अब हमारे पास लास्ट स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, जो टीलोफेज है ना इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो रीऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगी, और जो न्यूक्लियर है वो रीअपेयर हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो क्रोमोसोम है ना वो डीकॉन्डेंस फॉर्म में हो जाएंगे, अनकॉइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे इस फेज़ के अंदर। मतलब पहले हमने कहा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, और जो न्यूक्लियोलाई हैं या जो डॉटर सेल है उसके जो डॉटर सेल है ना उसके पास जाएंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, और जो क्रोमोसोम होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, डीकॉन्डेंस फॉर्म में जो हो जाएंगे और अनकॉइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे। ये था हमारे पास टीलोफेज। फर्स्ट पे हमने एम्प्रोफेज का हमने कहा कि वो लेंथी फेज़ है, फिर हमने मेटाफेज का कहा जहाँ पे स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, फिर हमने कहा एनाफेज जहाँ पे जो स्पेंडल फाइबर बने थे उसकी कंट्रैक्शन होगी, फिर हमने लास्ट पे कहा टीलोफेज। अब हम देखते हैं कि जो मेटोसिस है ना इसकी वजह से ना कुछ डिजीज़ अकार होती हैं, मतलब जब मेटासिस के प्रोसेस के दौरान जब मेटासिस का प्रोसेस होता है उसके दौरान कुछ एरर आ जाते हैं, उस एरर के नतीजे में कुछ डिजीज़ अकर होते हैं। अब वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, अगर हम देखें जो ऑटोसोमल है ना उसके लिहाज से हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ अकर होती हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना, अगर हम नॉर्मली देखें जो ह्यूमन है ना उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं।
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। लेकिन ना ये जो डाउन सिंड्रोम का प्रोसेस है ना, ये मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो 21 पेयर है ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है, मतलब इसकी सेग्रीगेशन नहीं होती, ये सेपरेट नहीं होता, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम अकर होती है। अब देखें ना, जो 21 पेयर है ना, अगर हम नॉर्मली देखें जो पेयर होते हैं ना वो इवन फॉर्म में होते हैं, मतलब जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब देखें ना, जो 46 में जो 41 पेयर होगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो पेयर है ना वो क्या हो जाएंगे, या 22 हो जाएंगे या 24 हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम अकर होती है। ये नॉर्मली ना तब होती है जब अगर हम देखें जो टीन एजेस ऑफ वोमेंस होती हैं ना, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं, या जो ओल्ड वोमेंस होती है, जैसे कि अगर उनकी एज है 45 ईयर, तब भी ये डाउन सिंड्रोम का प्रोसेस अकर हो सकता है। मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं ना, जब बच्चे की बर्थ हो रही है ना, उस दौरान हो सकता है कि ये जो डाउन सिंड्रोम का प्रोसेस है ना, ये तब हो, क्योंकि ना डाउन सिंड्रोम एक्चुअली ये क्या होती है, एक जेनेटिक डिजीज़ है जो जीन्स की चेंज की वजह से होती है। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन दिस केस 21 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट। इसमें क्या होता है, जो 21 पेयर होगा ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट नहीं होगा, मतलब वो फेल हो जाता है सेग्रीगेट होने में। कीमेट्स भी विद 22 क्रोमोसोम में भी फॉर्म, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, 22 या 24 क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। व्हेन अ गेमेट्स विद 24 क्रोमोसोम इज फर्टिलाइजेशन बाय अ नॉर्मल गेमेट्स, न्यू इंडिविजुअल विल हैव देयर 47 क्रोमोसोम। अब देखना, अगर किसी भी ह्यूमन के पास 24 क्रोमोसोम मौजूद है, अब जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी ना, मतलब उसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है ना, रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होता है, तब उसके अंदर क्या हो जाएंगे, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। अब इसके अगर हम सिम्टम की बात करें कि मतलब ये जब डाउन सिंड्रोम की डिजीज़ अक्कर होती है ना, तो उसके सिम्टम कौन से होते हैं, मतलब उसकी कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ना इसके अंदर ये डाउन सिंड्रोम अक्कर हुई है। अब देखिए, जो उसका फेस होगा ना वो फ्लैट होगा, जो ब्रॉड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो उसकी जो टंग होगी ना वो मतलब रोलिंग फॉर्म में होती है, और जो उसका माइंड होगा ना वो मतलब सही तरह से काम नहीं करता, और उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी सही तरह से काम नहीं करता। ये थी कुछ उसके सिम्टम के, मतलब अगर किसी शख्स के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर ना, किसी भी बेबी के अंदर अगर कोई डाउन सिंड्रोम की डिजीज़ अकर होगी तो उसकी मतलब सिम्टम कौन से नज़र आते हैं हमें। ये थी कुछ उसके सिम्टम। आगे हमारे पास है सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन मेटोसिस या एरर। अब देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमोसोम है ना उसकी रिप्लेसमेंट होती है, या तो उसके अंदर एडिशन होगी या उसकी मतलब कमी हो जाती है क्रोमोसोम की। अब देखिए, जो हमारे पास जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मली देखें, जो ह्यूमन है उसके पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है ना उसके पास क्या आ जाता है, 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। मतलब अगर देखें, जो ह्यूमन होती है ना उसके अंदर क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है, और जो मैन है उसके अंदर क्या होता है, XY क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होंगे ना उसके अंदर क्या हो जाता है, XXY क्रोमोसोम आ जाता है। ये था मतलब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अब हम उसके देखते हैं कि सिम्टम कौन से होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। जब भी ये मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का प्रोसेस है ना, ये मतलब जो फीमेल होती है ना उनके अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब इनलार्ज ब्रेस्ट हो गए, मतलब उसकी जो ब्रेस्ट होगी वो इनलार्ज होगी। टेंडेंसी फॉर द टॉलनेस, मतलब उसकी जो हाइट होगी ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसके अंदर हाइट होगी ना वो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो टॉल फॉर्म में होगी, और ओबेसिटी मतलब मोटापा, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटे होंगे। ये थे मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और उसके कुछ सिम्टम थे। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस।
जो एपोप्टोसिस है ना, इसके अंदर क्या होता है, जब ना सेल की डेथ होती है ना, एक प्रोसेस के तहत होती है। मतलब जब भी सेल की डेथ होगी ना, अगर किसी भी सेल की डेथ हो रही है ना, एक प्रोग्राम के तहत होती है, मतलब एक प्रोसेस के तहत होती है। लेकिन जो नेक्रोसिस का प्रोसेस है ना, इसके अंदर क्या होगा, ये मतलब इसके अंदर जो सेल की डेथ है ना, वो एक्सीडेंटल फॉर्म में होगी। मतलब किसी भी एक्सीडेंट की वजह से सेल की डेथ हो सकती है। लेकिन जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल की डेथ है वो एक प्रोसेस के तहत सेल की डेथ होती है। द इंटरनल प्रोग्राम ऑफ द इवेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज बाय विच द सेल कमेंट द सेल डेथ ड्यू टू इट्स द efficiency suicide is collectively known as the एपोप्टोसिस। अब देखें ना, ये जो एपोप्टोसिस है ना, इसके अंदर जो जब सेल की डेथ होती है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है। जो एपोप्टोसिस है ना, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ। मतलब किसी ऐसे सेल की डेथ होना जो किसी प्रोग्राम के तहत हो रही हो, या किसी ऐसे सेल मतलब सुसाइड, मतलब जब भी कोई सेल सुसाइड करता है तो उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने मतलब एक इन्फॉर्मेशन जाती है उस सेल के पास तक कि आपने इस टाइम में आपने मतलब उसकी आपने सुसाइड कर लेना है, या आपने क्या करना है, डेड हो जाना है। मतलब एक प्रोग्राम के तहत, एक तरतीब के साथ होती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये इतना मतलब नुकसान नहीं देता, ये इतना डेंजरस फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जो नेक्रोसिस है ना, ये डेंजरस होता है। क्योंकि ना ये जो प्रोसेस होते हैं ना, एक प्रोग्राम के तहत नहीं होता, बल्कि ये एक्सीडेंटली होता है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ सुसाइड सेल डेथ ड्यू टू द टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस। इसके अंदर क्या हो जाता है कि ना, सेल की डेथ हो जाती है सुसाइड की वजह से। जो टिश्यू होते हैं ना सेल के, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं नेक्रोसिस। ड्यूरिंग विच द टिपिकल सेल वॉल एंड द ब्रास्ट रिलीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्टैक्ट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विच कैन डैमेज द नेबरिंग सेल एंड काज द इन्फ्लेमेशन। अब देखें ना, इसके अंदर क्या होता है, जब सेल इसके अंदर डेड हो जाते हैं, जो इसके करीब वाले सेल होंगे ना, उसको भी ये जाके डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो काज होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए कहते हैं कि जो नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है ना, ये डेंजरस होता है। मतलब इससे क्या होता है, जो उसके साथ वाले सेल होते हैं ना, वो भी डेड हो जाता है। ये था हमारे पास नेक्रोसिस का प्रोसेस है। आज के लेक्चर में हमने मियोसिस को स्टडी किया है। मियोसिस के में हमने मियोसिस 1 को स्टडी किया, मियोसिस 2 में हमने ये कहा है कि जो मियोसिस 2 का प्रोसेस है वो बिल्कुल मेटोसिस की तरह से है। फिर हमने मियोसिस 1 के अंदर मियोसिस 1 की कुछ सब स्टेजेस को स्टडी किया था, जैसे कि प्रोफेज 1 हो गया, फिर प्रोफेज 1 की फिर हमने मज़ीद उसकी स्टेजेस को स्टडी किया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया। फिर एनाफेज, टीलोफेज, फिर हमने जो मतलब मेटोसिस का प्रोसेस है ना, उससे जो डिजीज़ आकर होते हैं, मतलब सबसे पहले हमने जो डिजीज़ के स्टडी की वो डाउन सिंड्रोम था, और फिर हमने स्टडी किया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर हमने लास्ट पे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का प्रोसेस को हमने स्टडी किया था। ये था हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हमारे जो चैप्टर नंबर 21 है सेल साइकिल, वो आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।